अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वफाकी हुकूमत के बड़े बड़े दावों और इक़दामात के बावजूद 5 अक्टूबर को तमाम रुकावटें अबूर करते हुए डी चौक में एहतजाज करने के लिए इस्लामाबाद तो पहुंच गए और फिर तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को ताने दिए कि अली अमीन गंडापुर अपने चैलेंज में कामयाब हो गए, मगर फिर अली अमीन गंडापुर डी चौक तो नहीं पहुंच सके, अलबत्ता चाइना चौक से खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए और फिर कई घंटे गायब रहने के बाद अगले दिन रात को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पहुंच गए, जिसके बाद पहले पीटीआई रहनुमाओं और उनके हामी यूट्यूबर्स ने अली अमीन गंडापुर के किरदार पर सवालात उठाए, उन पर इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपने का इल्ज़ाम लगाया। अली अमीन गंडापुर ने इतवार को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पहुंचकर वजाहत भी दी, तो उनकी वजाहत को रऊफ हसन ने अलिफ लेलवी दास्तान करार दे दिया और फिर इस तरह अली अमीन गंडापुर कल एक और वजाहत देने पर मजबूर हो गए, जिसके बाद से तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुसलसल वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत वफाकी हुकूमत को ताने दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी और वफाकी वुज़रा के दावे धरे के धरे रह गए और वो अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद आने से रोकने में नाकाम हो गए। पीटीआई ये दावा भी कर रही है कि अली अमीन गंडापुर डी चौक पहुंच गए थे। इस हवाले से आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सवाल हुआ कि अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पहुंचे, वापस भी चले गए, इसे हुकूमत की नाकामी समझा जाए या फिर सहूलतकारी समझा जाए। तो मोहसिन नकवी ने जवाब दिया कि अली अमीन गंडापुर की ख्वाहिश थी कि वो डी चौक पहुंचे, मगर वो नहीं पहुंच सके। अगर वो इस्लामाबाद को हाथ लगाकर वापस चले गए तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। क्या वफाकी है कि मैं इस्लामाबाद आऊँगा और खिताब भी करूँगा। उन्होंने दावा भी किया है कि मैंने खिताब की और वापस भी चलेंगे। बाकी जो है वो सहूलतकारी समझी जाए या नाकामी समझी जाए कि वो इस्लामाबाद आके उसको हाथ लगा के कहना कि मैं एंटर हो गया, सारा कुछ हो गया, तो फिर तो मैं उस पर नहीं कहता। उनकी ख्वाहिश थी कि डी चौक आना, डी चौक आके धरना देना। ये जितने साफी दोस्त बैठे हैं इनसे सिर्फ ये पूछ लें कि डी चौक वो कितने बजे, मैंने तो नहीं देख सका उनको डी चौक पे, कहीं वो आए लेफ्ट राइट आके चले गए, तो उस पर मैं कुछ नहीं कहता। साथ ही आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पीटीआई के एहतजाज के हवाले से तनकीद करते हुए कहा कि अगर एहतजाज करना पड़ता है तो खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी गाड़ियों में सरकारी लोगों को लाना पड़ता है। अब एक ऐसी पोल्यूशन भी है जिसको हम पॉलिटिकल पोल्यूशन कहते हैं, पॉलिटिकल स्मॉग कहते हैं, जो नज़र नहीं आती लेकिन मुल्क को तबाह और बर्बाद कर देती है। हर रोज़ हमें सुनने में आता है कि ये एहतजाज कर दो, ये जला दो, घेराव कर लो। ये इतनी गलत रवायत है। एहतजाज अगर करना पड़ता है तो लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाना पड़ता है, वो भी सरकारी लोगों को सरकारी गाड़ियों में। और कितनी गलत रवायत हम डाल रहे हैं। हफ्ते के दिन एहतजाज था, आप जानते हो कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लोग पकड़े गए जो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस पे हमला कर रहे थे। हम अपना ये चेहरा दिखाते हैं कि एक सूबा जो है वो पूरे साजो सामान के साथ वफाक पे हमला आवर हो रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई कम हो रही है, क्योंकि आपकी सियासत जो है वो दफन हो रही है। मैं अगर आपकी जगह होती, मैं कहती मेरी सियासी मुखालफत अगर अपनी जगह, अगर मेरा मुल्क तरक्की करे तो मैं चुप करके मुँह पे उंगली रख के बैठ जाऊँ आराम से। इसके अलावा हुकूमत आईनी तरामीम के लिए दोबारा मुतहर्रिक हो गई है। आईनी तरामीम के हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ा दावा कर दिया और कह दिया कि आईनी तरामीम 25 अक्टूबर से पहले मंजूर हो जाएंगी। तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरामीम मुल्क में अदलिया की आज़ादी को ख़त्म करने के लिए लाई जा रही है। तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है कि आईनी तरामीम के ज़रिए हुकूमत चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बनाना चाहती है। यह आईनी अदालत मुल्क की सबसे बड़ी अदालत होगी और सुप्रीम कोर्ट भी उसके मातहत होगी। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट अहम आईनी मुकदमात के हवाले से गैर मौसर होकर रह जाएगी। तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम यह भी है कि हुकूमत ये सारा काम 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट से पहले करना चाह रही है, ताकि उन्हें रिटायरमेंट के साथ ही आईनी अदालत का चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया जाए। और दूसरी तरफ हुकूमत ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि तहरीक इंसाफ आला अदलिया को सियासी बुनियादों पर तकसीम करने की कोशिश कर रही है और ये उम्मीद लगाए हुए है कि 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट से उसके हक में फैसले आना शुरू हो जाएंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात कलअदम करार दे दिए जाएंगे और मुल्क को नए इंतखाबात की तरफ ले जाया जाएगा। तहरीक इंसाफ अपने इल्ज़ामात के हक में हुकूमती रहनुमाओं के बयानात को बुनियाद बना रही है और हुकूमत अपने इल्ज़ामात के हक में इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात पेश कर रही है। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी मुसलसल आईनी अदालत के लिए कोशिशें कर रही है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल कहा कि हुकूमत चाहेगी कि आईनी तरामीम 25 अक्टूबर से पहले हो। अगर मैं काबीना का रुकन होता तो ये यकीनी बनाने की कोशिश करता कि ये अमल 25 अक्टूबर से पहले मुकम्मल हो जाए। जबकि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने साथियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पास कराने के लिए टाइमलाइन का मसला नहीं है। मैं महसूस करता हूँ कि 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम पास करा ली जाएगी।
हमारी तरफ से आईनी तरमीम की कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन हुकूमत की तरफ से हो सकती है। हमारी कोशिश थी कि मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चला जाए। हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है, इसके बावजूद इत्तफाक़ी राय की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहती है। JUI का ड्राफ्ट आएगा तो बैठकर देखेंगे, बातचीत के बाद जो सामने आएगा वो तरमीम लाएंगे। ऐवान सदर में 5 बड़े बैठे थे तो यकीनी तौर पर संजीदा बात हुई होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि अदालतों का छुट्टी के दिन ऑर्डर आया जिसका चीफ जस्टिस को भी इल्म नहीं था। हम अदालती इस्लाहात और सूबों के मुसावी हुकूक चाहते हैं। आईनी अदालतों और अदालती इस्लाहात पर मौलाना फजलुर रहमान मान गए थे। हुकूमत आइन के आर्टिकल 8 और 51 में तरमीम लाना चाहती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी और JUI ने इनकार कर दिया। इमरान खान और उनकी जमात को हर इशू पर मौका दिया, लेकिन उन्होंने गैर संजीदगी दिखाई। इमरान खान अगर अप्रैल 2022 से सियासी फैसले करते तो आज वो दोबारा वजीर आजम होते। इमरान खान आज भी सियासतदानों से नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। मुझे इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल रोशन नजर नहीं आता। हमने सियासी इत्तफाक़ राय के लिए कमेटी बनाई, PTI ने उसका भी बॉयकॉट कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जो मर्जी चीफ जस्टिस आ जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इफ्तिखार चौधरी का तर्ज अमल नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सूबों में भी आईनी अदालतें कायम हो, इससे अवाम को फौरी रिलीफ मिलेगा। हुकूमत जल्द घबरा जाती है, सियासत में जो डर गया वो मर गया। आला अदालतों में तकर्रियाँ, अदलिया, पार्लियामेंट और वकला की मुतनासिब नुमाइंदगी के जरिए होनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने 63A के फैसले में अपना जहन वाज़ेह कर दिया है। जब तक नैब होगा मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रहेगी। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का मामला पार्लियामेंट से तयशुदा है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए किसी आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं। आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसी का मामला सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से तरमीम करा के हल कर दिया था। यानी हुकूमत की पूरी कोशिश है कि आईनी तरामीम के लिए दरकार 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए उसे मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत हासिल हो जाए। मगर फिर हुकूमत ये इशारा भी दे रही है कि हुकूमत मौलाना के बगैर भी आईनी तरामीम मंजूर कराने की पोजीशन में है, यानी तहरीक इंसाफ के MNAs और सेनेटर्स के वोटों के जरिए। सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 2 दिन पहले खुद ऐवान सदर में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ JUI के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि आईनी तरामीम के हवाले से हुकूमती मुसविदा काबिल कबूल नहीं था, इसलिए वोट नहीं दिया। JUI का मुसविदा 1-2 दिन में सामने आ जाएगा। कहा जा सकता है कि आईनी अदालत को सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का इख्तियार जुडिशल कमीशन का सरबराह आईनी अदालत के चीफ जस्टिस को बनाने और कमीशन में आईनी अदालत के जजेस शामिल करने, आईनी अदालत का पहला चीफ जस्टिस सदर और वजीर आजम की जानिब से मुकर्रर करने, ये जो तरामीम पेश की गई थी इनको आपने कम अज़ कम मुस्तरद किया है? अगर हमने उसके ऊपर एग्री करना होता तो हम उस पर वोट करते। हमने वोट नहीं किया तो इसका मतलब यही है कि मुस्तरद किया। और जो हाई कोर्ट के जजेस के तबादले वाला मामला था इसको भी आपने मुस्तरद किया? उसको भी हमने, क्योंकि वो भी पर्सन नहीं तो पर्सन स्पेसिफिक था, 6 जो कि खत के साथ इसको अटैच किया जा रहा है। किस हद तक अब ये कहा जाए कि करीब हैं हुकूमत और JUI एक मुसविदे पर कंसेंसस के? अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि हम करीब हैं या दूर हैं। कल या परसों तक मौलाना शायद इसको शेयर कर लें दोस्तों के साथ ही ये खबरें भी आई थी कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का साथ देने पर राजी हो गए हैं और हुकूमत ने यह दावा भी किया कि आईनी तरामीम बहुत जल्द हो जाएंगी और इस हवाले से हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आज JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आईनी अदालत के नाम पर कठपुतली अदालत कायम की जा रही है जो एग्जीक्यूटिव के ताबे होगी। आईनी अदालत का चीफ जस्टिस फर्द वाहिद वजीर आजम की सवाबदीद पर लगाया जाएगा। इस आईनी अदालत को वो तमाम इख्तियारात दिए जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट को हासिल हैं। वकला तंजीमें अदलिया और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद करें। और आज ही तहरीक इंसाफ के वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है जिसमें बैरिस्टर गौहर खान, हामिद खान, रऊफ़ हसन और सलमान अकरम राजा शामिल थे। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुलाकात बहुत अच्छी हुई है, कौम को खुशखबरी मिलेगी, जो तबाही होने जा रही थी वो नहीं होगी। मौलाना साहब के साथ हमारी बात बड़ी अच्छी हुई है, इनकरेजिंग है और इंशाल्लाह मुल्क के लिए बेहतर हो, कौम के लिए, पार्लियामान के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए हम मुतहद हैं। मुलाकातों में बहुत अच्छी पेशरफ्त हो रही है, मुल्क को इंशाल्लाह कौम को खुशखबरी मिलेगी। मौलाना साहब का स्टांस एक तारीखी अहमियत का है, कौम उनकी शुक्रगुजार रहेगी। आप देखेंगे कि जो तबाही होने जा रही थी वो नहीं हो पाएगी। हुकूमत के दावे बेबुनियाद हैं, हमारे मेंबरान तकड़े हैं, खड़े हुए हैं। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर तज़कियाकार आसमा शिराजी और मुनी फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आसमा साहब, मौलाना से मिलके जो आ रहा है वो खुश नज़र आ रहा है। मौलाना से दोनों को ही उम्मीदें हैं। अब मौलाना भी जाहिर है ये इशारा भी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंसेंसस डेवलप हो सकता है, मगर फिर तनकीद भी करते हैं, उनकी पार्टी से तनकीद आती है आईनी तरमीम पर। हुकूमत ये इशारा भी देती है कि मौलाना के साथ कंसेंसस हो सकता है, मगर फिर ये इशारा भी देती है कि उनके बगैर भी हम तरमीम की तरफ जा सकते हैं और जाहिर वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जरिए जाएंगे। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस सिचुएशन को अपनी सियासत के लिए डू और डाई सिचुएशन के तौर पर ले रही।
जी बिल्कुल ऐसा ही है शाज़ेब, लेकिन जो बात है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ बात यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती नहीं कि आइनी अदालतें बने, और मौलाना फजल रहमान साहब चाहते हैं कि आइनी अदालतें बने। सिर्फ एक चीज़ जो कि उन्होंने हमसे भी जब बात की थी बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ, तो उन्होंने ये बात कही थी कि 15 से 16 के दरमियान जो है उनकी तंजीम साजी है जो कि मुकम्मल हो जाएगी, और कल भी उन्होंने यही बात की है। आज जो उनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि उनको ऑन बोर्ड लेके इस मामले को डिले किया जाए, क्योंकि वो जो 25 तारीख है वो जादुई तारीख है, और उस जादुई तारीख से पहले पहले अगर ये सब मामला हो जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ जाती हैं और उसमें मौलाना का इनपुट भी होता है, उनका वोट भी होता है, तो फिर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत डिफेंसिव पोजीशन पे चली जाएगी और उनके पास जो है वो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मौलाना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स चाहते हैं, अलबत्ता उसमें जो मिलिट्री कोर्ट्स वाली मुतनाज़ा शिक़ें थी वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और मौलाना फजल रहमान साहब ने निकाल दी हैं, जो हमारी इत्तलात हैं, और जो मुश्तरकात हैं उसके ऊपर बात हुई, और मुश्तरकात में जो है वो सबसे अहम चीज़ एक ही है, और वो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। उसकी जुज़ियात क्या होंगी, उसको कितने टेन्योर के लिए होना है, उसकी टर्म्स क्या होंगी, उसमें उसकी अपॉइंटमेंट पहली जो है वो कौन करेगा, फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो पैनल ऑफ जजेस में से सिलेक्शन होगी कि नहीं, ये वो चीज़ें जिसके ऊपर वो बैठ के बात कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से काफ़ी करीब आ चुके होंगे और आ सकते हैं, और ये ताउन तंजीम, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद किसी भी वक्त जो है इसको पेश किया जा सकता है। आपको पता है इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर जितने भी सेनेटर्स हैं या जो अरकान असम्बली हैं उनको कह दिया गया है कि वो तैयार रहें, 1-2 दिन के अंदर अंदर उनको यहाँ इस्लामाबाद में आना पड़ सकता है, और उनको कह दिया गया अपनी जमातों की जानिब से। मुनीर फारूक साहब, आपको लग रहा है कि वाकई किसी ना किसी लेवल पर कंसेंसस डेवलप हो जाएगा? हुकूमत को भी अपनी बका के खतरात नजर आते हैं अक्टूबर के बाद, जैसे रिटायरमेंट होती है मौजूदा चीफ जस्टिस की, मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनते हैं, तहरीक इंसाफ को खतरात नजर आते हैं, वरना उनकी बड़ी उम्मीद है अगर आईनी तरमीम ना हो कि हुकूमत चली जाएगी, नया इलेक्शन होगा और वो इख्तियार में आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। कुछ चीज़ें जो ग्राउंड रियलिटी से ताल्लुक़ रखती हैं वो ये है कि एक बात तो कायम और दायम है, वो ये है कि हुकूमत तो कहीं नहीं जा रही। मंसूर अली शाह साहब या नो मंसूर अली शाह साहब, ये बात तो तय कर ली गई है, और जारी बात है हुकूमत को बेशुमार सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की भी। इस बात का फैसला कर लिया गया है कि ये हुकूमत और ये तमाम तर निज़ाम जिस तरह से स्टिचअप हुआ है ये 5 साल चलेगा, जो जहाँ पर है वो वहीं पर ही रहेगा और मामलात ऐसे ही आगे चलेंगे। जहां तक बात मंसूर अली शाह साहब की अपॉइंटमेंट की है एज चीफ जस्टिस, तो जो 25 तारीख या 26 या 25 अक्टूबर का जो मैजिकल डेट है उसके हवाले से भी एक नई चीज सामने आई है, वो ये कि अगर उससे पहले कंसेंसस हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। जैसे आसमा शाही साहब फरमा रही थी कि जो बेयर मिनिमम है उस पर तो उसको फेज वाइज करने पर अब तहिया किया गया है कि पहले बुनियादी चीज आईनी अदालत का क़याम है, आईनी अदालत को बनाया जाएगा, वो एक दफा बन जाती है, मार्ज़े वजूद में आ जाती है तो मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। और जो 25 की डेट है उसको भी अब इस तरह से लिया जा रहा है कि उससे पहले हो जाए तो बहुत अच्छा, ना भी हो तो 26, 27, 28 किसी वक्त तक अगर नंबर इकट्ठा हो जाता है, जो कि हुकूमत का दावा ये है कि वो इकट्ठा कर सकती है और मजबूत है, और हुकूमत के साथ जो हेल्पिंग हैंड है वो भी यही समझता है कि हुकूमत को ये नंबर आसानी से 63 का अपनी शक्ल में आने के बाद हुकूमत को ये नंबर हासिल हो जाएगा और हुकूमत ये सब करवाने में कामयाब भी हो जाएगी। और ये भी तासुर अब बड़ा जोर पकड़ा है कि जब मंसूर अली शाह साहब इवन जो आज एग्जिस्टेंस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस बन भी जाते हैं तो वो कोई क्रूसेड नहीं शुरू कर देंगे मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, और वो भी ग्राउंड रियलिटीज को देख के ही मामलात को आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ ये बात भी बहुत एम्फसिस दे के कही जाती है कि पहले भी कुछ फैसले ऐसे हुए जिनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ और कुछ भी नहीं बिगड़ा किसी का, तो अगर आगे भी कोई ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश करेगा तो फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि निजाम को चलाने का और निजाम को ऐसे ही इसी फॉर्म में चलाने का बेड़ा उठाया है जो इस वक्त ताकतवर तरीन हल्के हैं पाकिस्तान के उन्होंने और हुकूमत पाकिस्तान ने। जहां तक बात कुछ मिलिट्री कोर्ट्स और इन चीजों के हवाले से है वो दुरुस्त बात है कि इसको अब फेज वाइज किया जाएगा,
बुनियादी तौर पर पहला अमल यह होगा कि आईनी अदालत बनाई जाए। और अभी तक काजी फायज ईसा साहब फेवरेट हैं बीइंग द हेड ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हाँ, ये जरूर है कि शायद आने वाले दिनों के अंदर वो इस वक्त तो शायद एक नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन शायद हालात अगर बदलें तो फिर कोई और फैसले भी किए जा सकते हैं। लेकिन आईनी अदालत का बनना, उसके लिए तो मुकम्मल तौर पर तैयारी और सफबंदी कर ली गई है। और आसमा, आप भी समझती हैं, मुरीफ फारूक कह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस की तब्दीली है या फिर जो आईनी तरमीम है वो हो या ना हो, इस वक्त हुकूमत कहीं नहीं जा रही है। ये तो क्या जो चीफ जस्टिस की तब्दीली और आईनी तरमीम को लेकर तहरीक इंसाफ की उम्मीद या फिर खदशा, और फिर हुकूमत की अपनी बका की उम्मीद या खदशा, वो दोनों ही एग्जैजरेटेड हैं? अगर ये ना भी हो तो कोई हुकूमत कायम रहती है या कहीं ना कहीं ये खदशात में वजन है? जी बिल्कुल वज़न है और ख़दशात दोनों तरफ से हैं। और जो डू और डाई की बात आपने पिछले क्वेश्चन में की थी, वो इस वक्त जो है वो वाकई करो या मरो वाली सिचुएशन है दोनों के लिए। और आपके तक इत्तलात ये होंगी कि इमरान खान साहब ने भी अपनी पार्टी को कहा है कि आईनी तरमीम को किसी सूरत नहीं होने देना, वरना दूसरी सूरत में उनके पास एजिटेशन है, एहतजाज है, बार बार चढ़ाई है, महाजराई है, और एक सूबा जो है वो वफाक के अंदर या उसके ऊपर बार बार आ सकता है। दूसरी तरफ हुकूमत है जो ये समझती है कि अगर इस निज़ाम को और अभी जो मईशत है इसको संभालना है, इवन रियासत के हवाले से भी, तो वो समझते हैं कि ये मामला तय होना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की हुदूद क्या है, उसमें किसको बनना चाहिए, कौन किसकी ख्वाहिश पर अमल करता है नहीं करता है, ये सारी बातें। क्योंकि आपको ये बात याद होगी कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि उनसे जो मुसवदा शेयर हुआ था उससे पहले वो जज साहिबान से शुरू हुआ था, शेयर हुआ था। हमारी इत्तलात ये है कि वो मुसवदा दोनों जो सीनियर मोस्ट हैं चीफ जस्टिस साहब और जो आने वाले हैं उनके साथ वो तय हुआ था, उनके साथ वो डिस्कस हुआ था, शेयर हुआ था, और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है उसको प्रोसीड किया गया था। लेकिन अचानक उसके बाद उसमें एक नया मोड़ आया और सिर्फ 2 दिनों के बाद जो है वो मखसूस नशिस्तों का जो मामला था उसके ऊपर एक हुक्मनामा आ गया। तो इस बात के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की जो हुकूमत है इस वक्त वो काफ़ी मुस्तरब हुई कि अचानक ये चेंज ऑफ माइंड जो था ये कहाँ से आया और किसका हुआ, और कौन से ऐसे शख्सियात थी, जजेस थे जिन्होंने के असरअंदाज वो हुए चीफ जस्टिस साहब के ऊपर या उनके जो मुतवक्के जो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं उनके ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम मामलात हैं, इसीलिए ये डू और डाई की जंग है, क्योंकि हुकूमत को लगता है कि उनके ऑडिट हो सकता है और इमरान खान साहब इसका इंदिया दे चुके हैं कि अगर मंसूर अली शाह साहब आ गए तो वो आते ही जो है वो इलेक्शन के ऑडिट की बात करेंगे और 4 हल्के खोलेंगे और हुकूमत घर चली जाएगी। और यही जो एजम्पशन है या यही जो खदशा है वो हुकूमत को भी मौजूद है। तो अनफॉर्चुनेटली इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया गया इस पूरे सेटअप को, इस पूरे निज़ाम को, कि लगता है ऐसे कि जो भी आएगा वो एक जंग में से निकल के आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सरप्राइज आ जाए इस दौरान में, किसी और चीज़ के हवाले से बात आ जाए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हुकूमत जो है वो लगता है ऐसे है कि 25 से पहले हर सूरत जो है वो इन आईनी तरामीम को मंजूर कराएगी, वरना उसके बाद उनके इम्कानात और घर जाने के जो इम्कानात हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोशन है हुकूमती हलकों के मुताबिक। और मुनीफ फारूक साहब, जो कुछ गंडापुर साहब की एपिसोड हुई उसमें अभी तक तहरीक इंसाफ के अंदर भी उन पर शक का भी इजहार किया जा रहा है, पार्टी खड़ी भी होती है, फिर कुछ रहनुमा शक का भी इजहार करते हैं, और ये बात हो रही है कि हुकूमत की नाकामी थी गंडापुर साहब का आना या फिर उनका वापस अचानक चले जाना एक सहूलतकारी थी। क्या कहीं ना कहीं कोई सहूलतकारी थी, कहीं ना कोई विंडो खुली है मुज़ाकरात की? क्या ऐसा हुआ है? शाहजेब साहब, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि गंडापुर साहब के साथ इंटरेक्शन पाकिस्तान की हुकूमत या चले हम ये कहें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का इस हद तक तो पहले भी रहा है, आज भी है, और वो यही है कि आप अपने सूबे की तरफ देखें, अपने सूबे के हालात देख रहे हैं। एक दफा ऑल ओवर अगेन ये एक दहशतगर्दी इन्फेस्टेड एरिया बन चुका है और 3-4 अजला के अंदर बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। आप शोहदा के जनाजों में नहीं जाते, वेरएज़ आपकी प्रेफरेंसेस और हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा बुरी तरीके से मुतासर हो रहा है, और कोट किया जाता है कि पंजाब के अंदर ऑन दी अदर हैंड बहुत कुछ हो रहा है, रिगार्डलेस कि वो उसके अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं है, लेकिन बहुत सी बातों को फोकस किया जाता है। विंडो कम से कम इस हद तक तो जरूर गंडापुर साहब के साथ है कि ये कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन अदर देन दैट जो गंडापुर साहब अब तक माइनर कंसेशंस लेते रहे हैं, कभी कभी इमरान खान साहब से मिल लूं, कभी इमरान खान साहब के लिए कोई छोटी मोटी सहूलत के लिए कि ये हो गया वो हो गया, उनकी तकलीफ सोलिसिट करने के लिए तो गंडापुर साहब अपना किरदार अदा करते रहे हैं, लेकिन कोई मेजर
पॉलिसी शिफ्ट या स्ट्रेटेजिक लेवल के जो मुज़ाकरात हैं वो एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं हो रहे। क्योंकि एक बात शाहजेब साहब जहन में रखनी चाहिए कि जो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है वो वही है जो पहले थी और आज भी है, कि इमरान खान साहब को बदकिस्मती उनकी ये है कि वो उसी लेंस से देखे जा रहे हैं कि ये रियासत मुखालिफ नहीं बल्कि फौज मुखालिफ है। वो फौज उनको इस तरह से नहीं देख रही कि ये सिर्फ हमारे चीफ को क्रिटिसाइज करते हैं या उनके ऊपर दुश्मन दराजी करते हैं, वो इस तरह से देख रहे हैं कि चीफ के ऊपर क्रिटिसिज्म मतलब फौज के साथ दुश्मनी है। तो इमरान खान साहब तो अभी भी एक डार्कर साइड के ऊपर ही एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात यह है कि जिन खदशात का इजहार वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने किया, उनके हवाले से भी मैंने कुरेदने की कोशिश की है बहुत से लोगों को, तो उनको इममटीरियल करार दिया गया है और कहा यह गया है कि ना ही ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी, और आई रिपीट कि ना ही मंसूर अली शाह साहब कोई ऐसा क्रूसेड या ऐसा एडवेंचर करेंगे, क्योंकि अगर करेंगे तो फिर उसके नतायज भी बहुत संगीन होंगे। आईनी अदालत का बनना इस पूरे निजाम के लिए और इस निजाम को मजबूत करने वाले हाथों के लिए उन्होंने ये ठान रखी है कि ये करना है, क्योंकि उनका कहना यह है कि सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के भी ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे मेजॉरिटी ऑफ जजेस सियासत की गर्द से अटे पड़े हैं बसद एहतराम, और उनके फैसलों से सियासत और सियासी टिल्ट वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। लिहाजा ये वंस एंड फॉर ऑल सेटल करने के लिए कमर बस्ता है इस वक्त पूरा निजाम। अब वक्त बताएगा कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया तजिया, आपने सुना। इसके हवाले कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जिसकी वजह से हुकूमत और पूरे एतमाद होती जा रही है। वो आज क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं उन पर तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सितंबर के महीने में महंगाई की शरह 7% से नीचे आने, IMF के साथ मुआहदा होने और उसकी पहली किस्त मिलने और फिर बरामदात में इजाफे के साथ तरसीलात दर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सितंबर में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 29% ज़्यादा यानी 2.85 अरब डॉलर्स की तरसीलात दर आने के बाद हुकूमत इस एतमाद का इज़हार कर रही है कि मईशत के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया गया है। हुकूमत का दावा है कि अब शराय सूद में मज़ीद कमी होगी, सरमायाकारी होगी और बैरूनी सरमायाकारी भी आएगी। और आज सऊदी सरमायाकारों के वफ्द की 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद हुई और एलामिया के मुताबिक वफ्द की सरबराही सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद अब्दुल अजीज़ कर रहे हैं। सऊदी वफ्द में तवानाई, माइनिंग, मिनरल्स और एग्रीकल्चर शोबे के हुक्काम और कंपनियां शामिल हैं। वफ्द में बिजनेस, सयाहत, इंडस्ट्री, अफरादी क़ुव्वत, मुख्तलिफ शोबों के हुक्काम और कंपनियां शामिल हैं। सऊदी वफ्द की पाकिस्तानी कंपनियों से बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें भी शेड्यूल्ड हैं। सऊदी वफ्द के दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे, जबकि वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक के मुताबिक सऊदी वफ्द की आमद पाक सऊदी तिजारती ताल्लुकात में अहम संग मील है। पाकिस्तानी मईशत के लिए इस दौरे के दूररस फ़वाइद होंगे। और दूसरी तरफ हुकूमत दावा कर रही है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा, टैक्स ना देने वालों और टैक्स फाइल ना करने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। चेयरमैन FBR के मुताबिक हुकूमत इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में मजीद तौसी नहीं करेगी। नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ 1 नवंबर के बाद से शुरू होंगी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सख्त हिदायत है कि टैक्स चोर को नहीं छोड़ना है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद बढ़कर 40 लाख हो गई है, जबकि हुकूमत ने ज़रिए आमदनी पर टैक्स जुलाई 2025 से लगाने का फैसला किया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि ज़रई शोबे पर टैक्स की कानून साजी जनवरी 2025 में की जाएगी। वफाक की सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैक्ट पर पेशरफ्त हो रही है। CPEC बिजली मंसूबों के कर्ज की रीप्रोफाइलिंग पर मज़बूत बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि जल्द CPEC बिजली मंसूबों की रीप्रोफाइलिंग मुआहदे हो जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत ने 5 IPPs के साथ मुआहदों की मनसूखी का आगाज़ कर दिया है। द न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक इन IPPs को मुस्तकबिल में कैपेसिटी पेमेंट नहीं दी जाएगी, जिससे अगले 3 से 10 साल की मुद्दत में 300 अरब रुपए की बचत होगी। जबकि इन IPPs को माजी की अदायगियाँ की जाएंगी, मगर इन अदायगियों में भी 40 अरब रुपए की सूद की रकम अदा नहीं की जाएगी। जैसे ही वफाकी काबीना मंजूरी देगी तो फिर 5 IPPs, जिसमें 4 1994 और 1 2002 की पावर पॉलिसी के तहत लगाए गए हैं, इन मुआहदों पर दस्तखत कर देंगे। खबर के मुताबिक टास्क फोर्स 1994 और 2002 की पॉलिसी के तहत लगाए गए मजीद 18 IPPs के साथ मुज़ाकरात कर रही है, जिनकी मजमूई पैदावार 4267 मेगावाट है। और इन कारखानों को टेक और पे के बजाय टेक एंड पे में तब्दील करने पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, यानी जब इन कारखानों से बिजली ली जाएगी तभी उन्हें अदायगी की जाएगी। इस पूरी सूरत हाल में अब हुकूमत दावा कर रही है कि इस्तेहकाम आ गया है, तरक्की की तरफ बढ़ेंगे, रिफॉर्म्स करेंगे, मगर ऐसे दावे पहले भी किए गए हैं। किस हद तक दुरुस्त हैं? साबिक वज़ीर ख़जाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ मौजूद। मिफ्ता साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर इन्फ्लेशन नीचे आई, शराय सूद नीचे आ रही है, हुकूमत मज़ीद तवक्को कर रही है, IMF की किस्त मिल गई, स्टेबलाइजेशन है, मगर आपको लग रहा है कि हुकूमत के दावा भी दुरुस्त है कि आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा, रिफॉर्म्स हम करने जा रहे हैं? और ये भी बताइएगा कि क्या आपकी तवक्कात से भी
जल्दी और बेहतर नतीजे आए हैं इन्फ्लेशन और दीगर मामलात में? देखिए शाहजेब, सच्ची बात यह है कि ये जो बेहतरी आई है इंटरनेशनल ऑयल की कीमत गिरने से, जो दुनिया भर में ऑयल की कीमत कम हो गई है, इससे जो इन्फ्लेशन की कमी आई है वो मेरी तवक्को से बेहतर है। मैं नहीं समझ रहा था कि हुकूमत की भी तवक्को से बेहतर है। मैं नहीं समझ रहा था कि 7% तक ये इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, अभी सॉरी इन्फ्लेशन रेट आ जाएगा और इतनी जल्दी आ जाएगा, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी खुशाइंद खबर है। उसके बाद ये आपको पता है कि तेल जो है $68 पे आ गया था। यही तेल जो अप्रैल 2022 में जब मैं वज़ीर ख़जाना था तो $124 पर था, ये $68 आ गया था। अब ये फिर 75-77 पे है, और अगर ईरान और इजराइल की कोई आगे कशीदगी नहीं बढ़ती तो शायद इससे नीचे जाएगा। इससे हुकूमत को एक स्पेस मिल गई है कि जिससे ये रिफॉर्म कर सकती है। आज भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो सनतें तेजी से नहीं चल रही, तरक्की नहीं हो रही, मईशत आगे नहीं बढ़ रही, खते गुर्बत के नीचे 40% पाकिस्तानी है। लेकिन क्योंकि अभी अफरात ज़र में कमी आई है, महंगाई की रफ्तार में कमी आई है, तो आप उसके साथ साथ शरह सूद भी कम कर सकते हैं, और जब शरह सूद कम होगी तो शायद सनतकारी की तरफ जा सकेंगे। हुकूमत को अब चाहिए कि बेसिक रिफॉर्म्स करे, बिजली के महकमे में, गैस के महकमे में, और इनकी कॉस्टें कम कर दे ताकि फिर इंशाल्लाह हम बरामद की तरफ जा सकें, बरामदात बढ़ाने की तरफ जा सकें। अच्छा, मगर ये कितना सस्टेनेबल आपको लगता है? क्योंकि ज़ाहिर है एक तो बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतों का ताल्लुक था महंगाई से, मगर दूसरी तरफ रुपया मुसलसल गिर रहा था, मार्केट में अनसर्टेनिटी थी। कम से कम ये स्टेबिलिटी आई कि लोगों ने जो डॉलर बहुत ज़्यादा खरीद रहे थे वो नहीं था। अब जबकि इंटरेस्ट रेट्स में कमी हो रही है क्योंकि बैंक अकाउंट्स में लोगों ने पैसे डाले, शरह सूद ज़्यादा थी, उसका फ़ायदा उठाया, अब इन्फ्लेशन नीचे जा रही है, शरह सूद नीचे जा रही है। आपको लगता है कि वो वाला एक फिनोमेना दोबारा नहीं आएगा जिसमें एक अनसर्टेनिटी हो, लोग डॉलर में, प्लॉटों में वापस सरमायाकारी कर रहे हैं? देखिए, एक तो याद रखें कि हमारा IMF से एग्रीमेंट हो गया, तो एक बैक स्टॉप है जिसमें IMF भी कह रहा है कि अगर पाकिस्तान इसी राह पे चलता रहा तो डिफॉल्ट नहीं होगा। उसकी वजह से जो डिमांड थी डिफॉल्ट की कि लोगों को भागना था दुबई पैसे लेकर अपने, वो खत्म हो गई है। एक एक्सपेक्टेशन और हो गई थी कि रोज डॉलर बढ़ रहा था रुपए के बनिस्बत, तो रोज जो थे वो लोग डॉलर खरीद रहे थे। फिर जब यहाँ पे अफवाह आना शुरू हुई कि शायद हुकूमत लॉकर में चले जाएंगी, दीगर चीजें हुई, तो फिर लोगों ने वो छोड़ दिया। वो जब डिमांड टूटी है तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी खत्म हो गई है। एक और जो खुशाइन बात पाकिस्तान के लिए हुई है वो ये कि अमेरिका के अंदर जो है वो शरह सूद की कमी आई है। तो जो डॉलर के साथ जो पाकिस्तान के अंदर रखवाते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट में या दीगर अकाउंट्स के अंदर, हॉट मनी या जो भी कह लीजिए उसको, उनकी भी जो डिमांड फॉर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट्स इन पाकिस्तान है, वो कम हो जाती है। इससे ये फायदा होगा कि पाकिस्तान के पास रूम हो गया है कि अपना इंटरेस्ट रेट्स कम कर दे, और फिर भी पाकिस्तानी रुपया जो है वो टूटेगा नहीं इंटरनेशनल मार्केट में। और फिर इस सब में अब सऊदी अरब का वफ्द आता है, हुकूमत अब ये कह रही है कि यहाँ से तरक्की की तरफ जाएंगे, स्टेबलाइजेशन से। आपको लगता है, क्योंकि सरमायाकारी के माजी में भी बड़े दावे हुए, बट प्रैक्टिकली अगर वफ्द आता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है? देखिए शाहजेब, सच्ची बात है कि पाकिस्तान में बिजली ना सिर्फ सारे खित्ते में महंगी है, लेकिन कोई भी पाकिस्तान से थोड़े से अमीर मुल्क से भी बहुत महंगी बिजली है। पाकिस्तान की बरामदात बड़ी लिथार्जिक हैं, 5-10% बढ़ गई, ठीक है, कभी कम हो गई, लेकिन रियली एक बहुत लो लेवल पे हमारी बरामदात हैं और कोई बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं है। तो सऊदी अरब का भी इन्वेस्टर को आएगा तो ये सोचेगा ना कि पाकिस्तान में बिजली जो है वो 40, 45, 50 रुपए की है इंडस्ट्री के लिए भी। पाकिस्तान में गैस जो है वो $12-14 की है, ना गैस रिलायबल है, ना बिजली रिलायबल है, तो वो क्यों आएगा पाकिस्तान? वियतनाम क्यों नहीं चले जाएगा? बांग्लादेश क्यों नहीं चले जाएगा? कंबोडिया क्यों नहीं चले जाएगा? तो हमको अपने मुल्क को बेहतर बनाना पड़ेगा। इससे बाद ही हम पाकिस्तान में वो सरमायाकारी ला सकते हैं जो पाकिस्तान से कोई चीज बनाकर दुनिया में भेजे। हो सकता है कि ये कोई एक रिफाइनरी लगा दें या कोई ऐसी चीज लगा दें जिससे वो पाकिस्तानियों को मजीद महंगी भेजें वो चीजें, और अगर हम उनको बहुत प्रोटेक्शन दे देंगे तो वो शायद आ जाएंगे। लेकिन इस किस्म की जो इन्वेस्टमेंट है ये शो इन्वेस्टमेंट जरूर हो सकती है, लेकिन इससे मुल्क का कोई फायदा नहीं होता। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इसराइल पर होने वाले ईरान के गैर मामूली हमले को 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। हमले पर इसराइल के मुमकिन रद्द-ए-अमल के पेश नजर खित्ते में तनाव का माहौल बरकरार है। आज अमरीकी सदर बाइडेन का इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जबकि ईरान के वजीर खारजा भी इस वक्त सऊदी अरब समेत खित्ते के दीगर ममालिक का दौरा कर रहे हैं। ईरान ने 1 अक्टूबर को एक इंतहाई गैर मामूली इकदाम उठाते हुए इसराइल की जानिब तकरीबन 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे, जिनकी अक्सरियत को इसराइल के दिफाई निज़ाम ने रोक लिया था, लेकिन उनमें से मुतअद्दिद मिसाइल अपने अहदाफ पर या उसके करीब गिरने में कामयाब हो गए थे। ताहम हमले से इसराइल में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। इसराइल ने हमले को ईरान की बहुत बड़ी गलती करार देते हुए जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया था। ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में इसराइल को अमरीका की भी मुकम्मल हिमायत हासिल है। ताहम इसराइल का ईरान को रद्द-ए-अमल किस नोयत का होगा, इस हवाले से अमरीका भी लाइल्म है, जिसकी वजह से उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और
अमेरिका मुसलसल इसराइल के रद्द-ए-अमल को महदूद रखने की कोशिश कर रहा है ताकि खित्ते में कशीदगी बहुत ज़्यादा ना बढ़े। हमलों के फ़ौरन बाद जब इसराइल ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया था तो अमेरिकी सदर बाइडेन ने इसराइल को अपना रद्द-ए-अमल ईरानी हमले के मुतनासिब करने का कहते हुए ईरान के जौहरी और तवानाई की तंसीबात पर हमले से खबरदार किया था। जबकि अब से थोड़ी देर पहले अमेरिकी सदर बाइडेन और नायब सदर कैमला हैरिस का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से अहम टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और इसराइल के मंसूबों से मुताल्लिक बात हुई है। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी और इसराइली रहनुमाओं के दरमियान कॉल तकरीबन 50 मिनट तक जारी रही है, ताहम फिलहाल उसकी कोई तफसीलात जारी नहीं की गई हैं। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया दावा कर रहा है कि अमेरिका अरब ममालिक के साथ खित्ते में मुकम्मल जंग बंदी के लिए ईरान से बातचीत कर रहा है, जबकि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और ईरान पर हमले से मुताल्लिक बातचीत के लिए आज इसराइली वज़ीर दिफा यो गैलेंट का अमेरिका का दौरा भी मुतवक्के था, ताहम कल अचानक से ये दौरा मनसूख कर दिया गया। दूसरी जानिब ईरान ने किसी भी मुमकिन हमले की सूरत में इसराइल को मज़ीद शिद्दत के साथ जवाब देने का ऐलान तो कर दिया है, ताहम ईरान खुद कशीदगी को कम करने की कोशिशों में भी मसरूफ़ है और इस सिलसिले में ईरानी वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक का दौरा कर रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक और अहम खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। एक तरफ इमरान खान के साथ 18 अक्टूबर तक मुलाकातों पर पाबंदी है, उनकी 2 बहनें गिरफ्तार हैं, जबकि जिस वकील ने इमरान खान से मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर की थी उसे भी लापता करने का दावा किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि पार्टी रहनुमा और मुतादिद केसेस में इमरान खान के वकील इंतज़ार हुसैन पंजोता लापता हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इंतज़ार हुसैन पंजोता की गुमशुदगी का इल्ज़ाम बराह रास्त एजेंसियों पर लगा दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का दावा है कि कल शाम से इंतज़ार हुसैन पंजोता से रब्ता नहीं हुआ है। उनकी बाजियाबी के लिए एडवोकेट अली एजाज ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इंतज़ार हुसैन पंजोता से 8 अक्टूबर शाम 4 बजे से रब्ता नहीं हो रहा है। उन्हें ढूंढने की कोशिश की गई है, जबकि इस हवाले से पुलिस और दीगर इदारों से रब्ता भी किया गया, मगर अभी तक इंतज़ार हुसैन पंजोता के बारे में कुछ पता नहीं चल सका है। अदालत से इस्तदा है कि उनकी बाजियाबी का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत को सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा के जरिए फरीक बनाया गया है, जबकि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद FIA और IG इस्लामाबाद पुलिस को भी फरीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त पर आज ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। एडवोकेट फैसल चौधरी और अली एजाज अदालत के सामने पेश हुए। एडवोकेट फैसल चौधरी ने अदालत के सामने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि यह बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है, ये बुकला कम्युनिटी का इशू है। हम कल इकट्ठे थे, हमने कॉफ़ी पी और फिर इंतज़ार पंजोता वहाँ से चले गए। कल 4 बजे से उनके साथ रब्ता नहीं हो रहा है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने उससे पूछा कि क्या आपने दरख्वास्त दी है, आखिरी दफ़ा इंतज़ार हुसैन पंजोता किस इलाके में थे। इस पर फैसल चौधरी ने जवाब दिया कि आखिरी दफ़ा इंतज़ार पंजोता F6 के इलाके में थे। जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे कहा कि मैं नोटिस कर देता हूं, आप कायदे और कानून के मुताबिक पहले थाने में दरख्वास्त दें। इस दौरान फैसल चौधरी ने अदालत से इस्तदा की कि IG इस्लामाबाद को हुक्म दें कि वो इंतज़ार पंजोता को बाजियाब करा के पेश करें। इस दौरान एडवोकेट समीर खोसा ने अदालत को बताया कि मैंने सुबह एक केस इंतज़ार पंजोता की जानिब से दायर किया, कल तक मैं उनके साथ राब्ते में था। आज की समाअत में अदालत ने IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी करके उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। इंतज़ार हुसैन पंजोता की मुबैना गुमशुदगी पर PTI के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से पोस्ट किया गया कि इंतज़ार हुसैन पंजोता को फौरी बाजियाब कराया जाए। इस तरह के इकदाम एक दफ़ा फिर साबित करते हैं कि किस तरह इमरान खान को बुनियादी इंसानी और कानूनी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब आज ही इंतज़ार पंजोता की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI इमरान खान की अडियाला जेल में वकला से मुलाकात न करवाने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी। पीर को अडियाला जेल के हुक्काम ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी अलर्ट के पेश नज़र 18 अक्टूबर तक तमाम कैदियों की वकला और अहले खाना से मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी भी शामिल हैं। इमरान खान से वकला की मुलाकात न करवाने के खिलाफ इंतज़ार हुसैन पंजोता की दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया था। इस दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने समाअत की और समाअत के दौरान रिमार्क दिए कि केस में दिए गए अदालती ऑर्डर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने SOPs बनाने की डायरेक्शन दी थी। अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त उस बेंच में होगी। मेरे ख्याल में ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस केस में नहीं बनती। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने इंतज़ार हुसैन पंजोता के मुआविन वकील से कहा कि मैं नोटिस जारी कर देती हूँ, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ, तब तक आप दीगर पहलुओं पर गौर कर लें। इसके दौरान अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी कर दिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।